डिस्कस करेंगे निसार खान साहब का। ठीक है सिस्टर, पढ़िए क्या लिखा है ये। फॉल फ्रॉम बाइक विद सीवियर हेडेक होगा और विद वोमिटिंग, एनोरेक्सिया और डायबिटिक मेलाइटिस। तो ये जो व्यक्ति आए हैं ये फॉल फ्रॉम बाइक हैं, बाइक से डिसबैलेंस होकर के धड़ाम से गिरे। गिरने के बाद एक दिन तो ठीक रहे, अगले दिन इनको बहुत ज़्यादा सर में दर्द हुआ आपको, और क्या हुआ? ये ठुन्नी में दर्द हुआ, हाँ सर में, लेकिन इतना दर्द हुआ है कि अब बर्दाश्त नहीं है। उल्टी भी हुई? हाथ दो उल्टी भी हुई। उल्टी भी हुई। चक्कर आया था जब गिरे थे? हाँ चक्कर ही आया था। चक्कर आया था। तो ये हेड इंजरी के लिए क्वालिफाई करते हैं कि फॉल फ्रॉम बाइक, सडन ऑनसेट हेडेक आफ्टर द फॉल और नोजिया वॉमिटिंग भी हुआ उनको। तो इसका मतलब है ये सब रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर के लक्षण हुए। तो ये हेड इंजरी विद रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। अब जो चीज़ है इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये डायबिटिक भी हैं। क्या है? और इनकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है। जब ये आए थे तो इनकी शुगर करीब 450 थी। तो इस सिचुएशन में हम शुगर को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो हमारे पास दो विकल्प है शुगर को कंट्रोल करने के लिए, पहला गोली खिला के और दूसरा इंसुलिन लगा के। तो इनमें कौन सा विकल्प अच्छा रहेगा? इंसुलिन। अच्छा, आपने कभी शुगर के लिए इंसुलिन लगाते थे कि गोली खाते थे? गोली खाते थे, नहीं लगाते। गोली खाते थे। तो जब बंदा गोली खाता है तो आप बंदे को इंसुलिन लगाओगे तो मना करेगा ना? यस सर। तो क्यों लगाओगे? क्या आपका इसका जस्टिफिकेशन क्या है इंसुलिन लगाने का और गोली ना खिलाने का इस मरीज में? सर इंसुलिन से सर डायबिटीज मेलाइटिस जो है सर कंट्रोल हो सकता है। टैबलेट से भी हो सकता है। हाँ, सर ये है कि वो टैबलेट खाने से मना कर सकते हैं, उस समय नहीं खा सकते। तो बाकी बीमारियों की तो दवा गुरु खिला ही रहे हो, बीपी की खिला रहे हो और बाकी चीज़ों की खिला रहे हो, तो वैसे एक शुगर की भी खिला देना। मैं आपको इसका सही उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। ठीक है। गोली जो हम खिलाते हैं डायबिटीज के लिए उसको OHA कहा जाता है। क्या कहते हैं? OHA का फुल फॉर्म बताइए। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। क्या हुआ OHA का फुल फॉर्म? हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। आप बताइए। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ग्लाइसेमिक एजेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ऐसी दवा जो हाइपोग्लाइसीमिया करती है और मुंह से खाई जाती है, इसको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहते हैं। ठीक है जी। तो इनको हम लोग ओरल दवा पे रखे हुए थे क्योंकि इनके शरीर में इंसुलिन बन सकती थी पर कम बन रही थी। क्योंकि कम बन रही थी तो हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट एक ऐसी दवा दे रहे थे जो शरीर की पैंक्रियाज जो ग्रंथि है जो इंसुलिन बनाती है। पैंक्रिया के कौन से सेल्स हैं जो इंसुलिन बनाते हैं? बीटा सेल्स में किस जगह इंसुलिन बनती है? आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। तो बीटा सेल्स के आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस में इंसुलिन बनती है। जब उतनी इंसुलिन नहीं बन पाती है तब हम इनको गोली खिलाते हैं। जब गोली कई प्रकार की होती हैं, सबसे कॉमन ड्रग जो खिलाई जाती है जब शुगर सबसे पहली बार डायग्नोस होती है तो कौन सी गोली खिलाई जाती है? मेटफॉर्मिन। कितने मिलीग्राम की होती है? अलग अलग आती है। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम से 10 ग्राम तक आती? नहीं आती। अच्छा, कितने ग्राम की आती? सो अमूमन मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम की आती है जो 2 बार दी जाती है। नहीं कंट्रोल होता तो 1 ग्राम की कर देते हैं, उसको 2 बार देते हैं। ये आग बंद करके दवा दी जा सकती है जिस किसी को भी शुगर की बीमारी निकले। इस दवा का फायदा यह है कि ये एकदम से लो शुगर नहीं करेगी, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करेगी। कुछ लोगों में गैस्ट्राइटिस, पेट की परेशानी करती है, तो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। कोई बताएगा कि मेटफॉर्मिन की मैक्सिमम डोज कितनी है, कितना दे सकते हैं? हमने देखा कि 500 ग्राम की एक गोली आती है, 2 बार दी तो कितने ग्राम हो गया? 1 ग्राम। और अगर 4 बार दी तो 2 ग्राम हो गया। तो मेटफॉर्मिन की मैक्सिमम डोज एक 70 किलो के आदमी में अगर औसत ले तो 2400 मिलीग्राम होती है। कितनी होती है? 2400 मिलीग्राम। तो 2.5 ग्राम तक आप मेटफॉर्मिन किसी को भी दे सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैक्सिमम अगर देना ही पड़ जाए तो 1 ग्राम सुबह, आधा ग्राम दोपहर में और 1 ग्राम शाम को। तो ये मेटफॉर्मिन की फुल डोज आपने यूटिलाइज कर ली।
एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि कभी भी अगर हम कोई दवा देते हैं, जैसे शुगर का इलाज कर रहे हैं, तो सबसे पहले दवा हमने कहा मेटफॉर्मिन लगाएंगे। मेटफॉर्मिन के बाद अगर शुगर नहीं कंट्रोल होती तो तेज दवा लगानी पड़ेगी। कैसी दवा? तेज दवा के ग्रुप को क्या कह देंगे? सल्फोनिलूरियाज। क्या कह देंगे? सल्फोनिलूरियाज तेज प्रॉपर दवा होती है, जो एक गोली खाते ही शुगर तड़ से कम हो जाएगी। उस पर बहुत मॉनिटरिंग करनी पड़ती है और डॉक्टर ही लिख सकते हैं, क्योंकि अगर गलत लिख दी तो मरीज रात में सोएगा और सुबह उठ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी शुगर बहुत लो हो जाएगी और लो शुगर में कोई घटना भी घट सकती है। सल्फोनिलूरियाज तेज दवा जो शुगर को कम करती हैं। कोई बता पाएगा सल्फोनिलूरियाज ग्रुप की कोई दवा किसी के दिमाग में आ रही है? नो, सेलाजार इज नॉट अ मेडिसिन टू ट्रीट डायबिटीज। कॉमन दवा जो आप सुनते होंगे ग्लाइमीप्राइड, GP1 GP2। ठीक है, तो ग्लिमीप्राइड इज अ मेजर ड्रग, जो सल्फोनिलूरिया की ड्रग है, जो हम लोग लेफ्ट एंड राइट हर पर्चे पे देख लेते हैं। तो सल्फोनिलूरियाज की 4 कॉमन ड्रग जो रिपीट करेंगे: ग्लाइमीप्राइड, ग्लिक्लाजाइड, ग्लाइबेनक्लामाइड, ग्लाइपिजाइड, ग्लाइबोराइड। तो ये 5 कॉमन ड्रग्स हैं जो सल्फोनिलूरियाज के ग्रुप में आती हैं, जो डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। हमारे देश में कॉमनली जो दवा इस्तेमाल होती है वो ग्लिक्लाजाइड और ग्लाइमीप्राइड, 2 दवाएं इस्तेमाल होती है। तो ये आपको निरंतरता से पर्चे में देखने को मिलेंगी। 1 मिलीग्राम ग्लाइमीप्राइड से शुरू करते हैं, उसको 2 भी कर सकते हैं। कोई बताएगा ग्लाइमीप्राइड की मैक्सिमम डोज क्या हो सकती है? अप टू 8 मिलीग्राम। कितना? अप टू 8 मिलीग्राम। तो 8 मिलीग्राम अगर हम ग्लाइमीप्राइड की खुराक किसी को देते हैं तो मैक्सिमम डोज कही जाती है। कोई बताना चाहेगा कि मैक्सिमम डोज का क्या मतलब है, क्या लॉजिक है मैक्सिमम डोज बताने का? सर इससे ज़्यादा पेशेंट को नहीं दे सकते। क्यों? सर साइड इफेक्ट होंगे। और बताइए। सर हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हो सकती है। क्या हो सकती है? हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन। हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हो सकती है। गलत जवाब। और बताइए भाई, अगर किसी का 2 ग्राम से नहीं कंट्रोल हो रहा तो 4 दे देंगे, 4 से नहीं हो रहा तो 6 कर देंगे, 6 से नहीं हो रहा तो 8 कर देंगे, 8 से नहीं हो रहा तो 10 कर देंगे, है ना, 10 से नहीं हो रहा तो 12 कर देंगे। पर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हर दवा की एक मैक्सिमम निर्धारित डोज निकाली जाती है। उसके बाद वो दवा फर्दर हाइपोग्लाइसीमिया करने की क्षमता नहीं रखती है। समझ रहे हैं? इसीलिए उसकी मैक्सिमम डोज, अर्थात अगर ग्लाइमीप्राइड से शुगर हमें मरीज की कम करनी है तो रिसर्च ये बताती है कि मैक्सिमम डोज अगर किताब में 8 मिलीग्राम लिखी है तो 8 मिलीग्राम जब हमने दे दी तो जो इफेक्ट आया वही 9 से भी आएगा, वही 10 से भी आएगा, वही 11 से भी आएगा। इसलिए 9, 10, 11 का कोई मतलब नहीं। आप समझे कि नहीं? अगर वो 9, 10, 11 हाइपोग्लाइसीमिया कर रहे होते तो मतलब होता। जी सर। क्या समझे? क्योंकि हमारा पार्ट अचीव हो रहा होता, हमारा काम हो रहा होता, पर काम नहीं हो रहा है। इसलिए हर दवा की एक मैक्सिमम डोज निर्धारित होती है। दूसरी चीज समझिए कि मैक्सिमम डोज और ड्रग टॉलरेंस, ये सब क्या चीजें हैं? तो मैक्सिमम डोज का मतलब यह है कि जो भी हम दवा मरीज को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या आप लोग खिला रही हैं, तो वो दवा मरीज के पेट में जाती है और पेट से वो दवा शरीर उसको समाप्त कर देता है। क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। डिसइंटीग्रेट कर देता है। क्या कर देता है? डिसइंटीग्रेट। शून्य कर देता है। शून्यता का मतलब समझिए कि अगर आपने कहा कि साहब मरीज को रोज 2 ग्राम मेटफॉर्मिन देता हूं, तो क्यों रोज 2 ग्राम मेटफॉर्मिन देनी पड़ती है? क्योंकि जब हमने मेटफॉर्मिन खाई तो मेटफॉर्मिन का हाफ लाइफ कितना है? 12 घंटे का है। तो तभी आप दिन में 2 बार दे रहे हैं कि आपने 12-12 घंटे पे 2 बार मेटफॉर्मिन खिलाई। तो क्यों 2 बार खिलानी पड़ी? एक मेटफॉर्मिन की गोली को जो शरीर में हाइपोग्लाइसीमिया का काम करना था, शुगर कम करने का काम करना था, उसकी क्षमता कुल 12 घंटे की थी। क्या समझे आप? तो जब दूसरे 12 घंटे के दोगे तो फिर अगले 12 घंटे कवर करेगी, और फिर सुबह दोगे तो फिर शाम तक कवर करेगी। इसीलिए हम लोगों को जो दवाएं देनी होती है, कुछ ड्रग्स ओडी होती है। क्या होती है? ओडी का मतलब वंस अ डे। कुछ ड्रग्स बीडी होती हैं। क्या होती है? मतलब बाई डेली। कुछ ड्रग्स टीडीएस होती हैं। टीडीएस मतलब दिन में 3 बार। 3 टाइम्स अ डे। कुछ ड्रग्स क्यूआईडी होती हैं। क्या होती हैं? क्यूआईडी मतलब 4 टाइम्स अ डे या 6 आवरली।
ठीक है, तो ये इसी तरीके से जिस दवा का जितना हाफ लाइफ होता है उस हिसाब से उस ड्रग की डोज होती है। कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो शरीर में 24 घंटे चलती है। कितने घंटे चलती है? 24 घंटे। तो उन ड्रग्स को 24 घंटे में एक बार लिया जाता है। जैसे कौन सी दवा हम लोग दिन में एक बार मरीज को निरंतरता से खिलाते हैं खाली पेट सुबह? और बताइए। शुगर के भी कोई चीज़ थायराइड की दवा। थायराइड का जो हार्मोन होता है क्या नाम होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन किन लोगों में दिया जाता है? जिन लोगों को कौन सी बीमारी होती है? थायराइड की बीमारी दो प्रकार की हो सकती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार। एक प्रकार जिसमें थायराइड हार्मोन कम बनता है और एक प्रकार जिसमें थायराइड हार्मोन ज्यादा बनता है। तो दोनों बीमारियों का इलाज एकदम अलग अलग है। तो अगर थायराइड हार्मोन कम बन रहा है तो उस बीमारी को क्या कहेंगे? हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब कम बनना। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है तो तुम्हें हार्मोन का सप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हार्मोन का supplement। थायराइड हार्मोन सप्लीमेंट करोगे। तो जब सप्लीमेंट करोगे तो मरीज का थायराइड का लेवल नॉर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और हाइपोथायरॉयडिज्म में जो लक्षण होते हैं मरीज को, पसीना आना, वजन कम होना, घबराहट होना, एंजाइटी होना, भूख न लगना, चिड़चिड़ापन होना, ये सारे लक्षण क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। थायराइड है कि नहीं इसकी डायग्नोसिस किस जांच को करके बनाते हो? ब्लड में TSH नापते हो। क्या नापते हो? TSH का फुल फॉर्म क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है, थायराइड हार्मोन कम बन रहा है तो TSH क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने कि TSH क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। गलत। आप लोगों ने एकदम गलत बताया। TSH कम नहीं होगा, TSH बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? मुस्कुराने की इसमें क्या बात है? गलत भी बताओगे और मुस्कुराओगे भी। क्या क्यों कम होगा? क्यों बढ़ेगा TSH? नो बताएंगी? नहीं? आप नहीं, मैं बताता हूं। TSH क्यों बढ़ेगा? TSH इसलिए बढ़ेगा कि थायराइड अपना हार्मोन नहीं बना पा रहा है। क्या कर रहा है? नहीं बना पा रहा है, तभी हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ। हाइपो मतलब कम, हार्मोन बन ही नहीं रहा। तो TSH सारा दिन सारी रात मेहनत करेगा। क्या करेगा? ऐसे थायराइड मेहनत करेगा, और बनाओ। तो और बनाने की कोशिश करेगा तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और स्टिमुलेट करेगा और मेहनत करेगा तो TSH बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? कि जैसे जो एक्सरसाइज करते हैं फिटनेस वाले लोग, उनकी मांसपेशियां कैसी हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं। उसी वजह से थायराइड भी बढ़ जाएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ जाएगा। तो जब भी कभी TSH बढ़ा आएगा तो इसका मतलब थायराइड अपना पर्याप्त मात्रा में हार्मोन नहीं बना पा रहा है, जिसके लिए वो और ज्यादा कोशिश कर रहा है। और कोशिश करने की वजह से थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन की मात्रा शरीर में बढ़ गई। ठीक है, तब आप थायराइड जैसे ही हार्मोन सप्लीमेंट करोगे तो थायराइड की भूख खत्म होगी। भूख खत्म होगी तो TSH नॉर्मल हो जाएगा। थायराइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, ब्रेन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, जेस्टेशनल स्थिति में इंपॉर्टेंट है। जब लेडी के पेट में बच्चा होता है तब उसका थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो थायराइड का मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमको ध्यान देना है। तो आज हमने थोड़ा हेड इंजरी के बारे में देखा। हेड इंजरी अगर डायबिटीज के मरीज को हो रही है तो उसके बारे में देखा। कब हम इंसुलिन लगाएंगे, कब हम गोली से ठीक करेंगे, इस पर थोड़ी चर्चा हुई। अगली क्लास में मैं आपको इंसुलिन के बारे में बताऊंगा, जिसमें मैं आपको रेगुलर एक्टिंग इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, प्रीमिक्स्ड इंसुलिन, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इनके बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे चयन करें कि किस मरीज को इंसुलिन देनी है, और अगर देनी है तो किस प्रकार की इंसुलिन देनी है, कौन सी इंसुलिन किस माध्यम से दी जा सकती है, किसको IM लगाया जा सकता है, किसको सबक्यूटेनियस लगाया जा सकता है, क्या किसी इंसुलिन को IV लगा सकते हैं? नो सर, नो सर, नो सर, है ना। तो इसका सही आंसर है यस सर, यस सर, यस सर। कौन सी लगा सकते हैं इसको मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सर।